कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर किरण मावई, आपके केमिस्ट्री ट्यूटर। सो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड दिस इज द 7th वीडियो ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले जो वीडियोस आई थी उनमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी 5th एंड 6th वीडियो में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी किया, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, बट स्टिल उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी की, उनकी शेप, उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया, बट स्टिल कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक क्या है? तो ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? उस थ्योरी ने हमें कुछ नहीं बताया कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। सेकेंड पॉइंट क्या है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में पता नहीं चला कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, क्यों कोई लिगेंड पेयरिंग करा रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कोई आइडिया नहीं लगता, सिंस मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। बट इस थ्योरी ने कुछ नहीं बताया कि क्यों ये कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया वीबीटी ने। एक कंपाउंड एक थर्मोडायनामिक वे में स्टेबल हो सकता है एंड काइनेटिकली स्टेबल हो सकता है, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। थर्मोडायनामिकली यानी कि टेम्परेचर वगैरह अगर उसमें फैक्टर्स ले, और काइनेटिकली मींस कैसे रिएक्शंस करेगा, तो ये आप हायर स्टडीज में पढ़ते हो जाके, अभी आपके स्कोप से बियॉन्ड है ये सब। लेकिन इन स्टेबिलिटी के बारे में बीबीटी ने डिस्कस नहीं किया। तो इन सब शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए हम नई थ्योरी लेके आए हैं, विच इज CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आप साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी थी? बेदे एंड ब्लैक, बेदे एंड ब्लैक, इंडिपेंडेंटली दिया अलग अलग लोगों ने। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है बट स्टिल। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है? वीबीटी ने कहा था एक मेटल है और लिगेंड है, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा कोवलेंट इंटरेक्शन। ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि मेटल है, एक लिगेंड है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को क्या करता है, शेयर करता है और डोनेट करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये था वीबीटी ने कहा। लेकिन CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड आयंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जब ये आयंस की तरह बिहेव करेंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन भी कैसा होगा? आयोनिक इंटरेक्शन होगा, आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दोबारा सुनो, आपके पास एक मेटल है, सपोज इट हैज प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और एक लिगेंड है, लिगेंड पे कुछ चार्ज है, माइनस है, और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है, अभी बताते हैं न्यूट्रल में क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। दैट इज मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी आयोनिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड कैसा है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा? आयनिक इंटरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ इंटरेक्शन, अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल में भी नेगेटिव पॉजिटिव पोल होते हैं, मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल, तो उसके बीच में भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो ये इंटरेक्शन जो था विच इज कंसिडर्ड टू बी आयनिक इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो इंटरेक्शन है ये सिमिलर है किससे? जो क्रिस्टल लैटिस होता है हमारा, एक चैप्टर होता है बेटा आपका सॉलिड स्टेट, जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल लैटिस में आयंस होते हैं, तो इन आयंस के बीच में भी इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, और ये भी इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों सिमिलर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आया नाम क्यों बोला इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? बिकॉज जिस तरह से आयंस क्रिस्टल के अंदर अरेंज होते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसी तरह का अट्रैक्शन होता है बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड मॉलिक्यूल। सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आया? अब मेन पॉइंट क्या है इस थ्योरी का? मैं नोट डाउन नहीं कराने वाली हूं, बस ऐसे सुन लीजिए। मेन पॉइंट क्या है? चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड
इज कंसीडर्ड टू बी आयनिक। कैसा बॉन्ड माना जाएगा? आयनिक। और इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन metal and ligand molecule, and this interaction is similar to the interaction exists between ions in the crystal। क्रिस्टल के अंदर जो आयंस है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसी के सिमिलर है। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आ गया? अगर लिगेंड एनायन है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज है, तो सिंपल है। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो पोलर मॉलिक्यूल है तो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, तो इस डाइपोल के साथ इंटरेक्शन होगा। इन केस ऑफ न्यूट्रल, डाइपोल के साथ इंटरेक्शन मतलब दो अलग अलग चार्ज सेपरेट हो गए। ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे होता है, ठीक है? अगर कोई आपका लिगेंड है, सपोज H2O है, ऑक्सीजन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा और मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? तो लिगेंड को आप क्या कंसीडर करेंगे? लिगेंड को आप पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है? क्या कंसीडर करेंगे? लिगेंड को पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट। इसी के बेस पे मेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इसे नोट डाउन कर लेना बेटा पॉज करके पहले, ठीक है? देखो, आपके पास एक मेटल है, मेटल आयन और मेटल एटम। इससे पहले बीबीटी ने बताया था कि सपोज हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, 3D 4D 5D सीरीज, ठीक है? अब इस केस में क्या है? मेटल है, मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं। 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऑर्बिटल है? 3D, 4s और 4p खाली पड़ा है, मोस्टली वेकेंट है। तो 3D ऑर्बिटल्स हैं जनरली, और 4s भी है। अगर आयनिक स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन्स 4s और 3D में से निकल जाएंगे, वो अलग केस है। तो आपके पास मेटल है और क्या है? मेटल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल है? d ऑर्बिटल्स। बहुत ध्यान से समझना इसे, ठीक है? अब ये d ऑर्बिटल्स, चलो मैं यहां ड्रॉ कर लेती हूं। ये d ऑर्बिटल, ठीक है? कितने d ऑर्बिटल्स हैं? 5 d ऑर्बिटल्स हैं। 1 2 3 4 5। तो जब मेटल एटम एज सच पड़ा हुआ है फ्री स्टेट में, मतलब आपके पास ओनली क्या है? M+N, कोई लिगेंड वगैरह नहीं है। ये किस स्टेट में है? फ्री स्टेट में। तो ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की एनर्जी होगी इक्वल, ठीक है? इन 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? इक्वल एनर्जी होगी इन d ऑर्बिटल्स की। और इस स्टेट को आप बोलते हो डीजेनरेट। क्या बोलोगे? डीजेनरेट। दैट इज, ये क्या है? डीजेनरेटर। मतलब इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? इक्वल है। कब? फ्री स्टेट के अंदर। ये डीजेनरेट कब है? फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है? अब देखिए, डी ऑर्बिटल्स को पहले और डिस्कस करने से पहले इस फिनोमेना को हमें डी ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करना चाहिए। तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से बेटा? आपने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। कौन कौन से है? dxy। ये 5d सीरीज वाला नहीं है, d के 5 ऑर्बिटल है, मैंने ये कहा। dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2, ठीक है? तो एक बार इनका क्या कर लेते हैं? अरेंजमेंट देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? इनकी शेप कैसी है डी ऑर्बिटल्स की? तो डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डबल डम्बेल। ये तो आपको पता से पहले से ही पता है, डबल डम्बेल शेप होती है, ठीक है? ओके, सो अब हम 1 बाय 1 इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनकी शेप बनाएंगे। तो dxy, डबल डम्बल मतलब कितनी लोब्स है? टोटल 4 लोब्स है। तो आपको देखो कैसे ड्रॉ करते हैं इन्हें। सपोज दिस इज x एक्सिस, this is y and this one is z axis। xy, dxy ऑर्बिटल का मतलब है कि इसकी जो लोब्स हैं x और y एक्सिस के बीच में लाई करेंगी। dxy मींस x और y एक्सिस के बीच में d ऑर्बिटल की लोब्स लाई करेंगी।
सो ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, यहां डी ऑर्बिटल्स की लोब। सिमिलरली ये भी वाई है, ये एक्स है, तो दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई। अपोजिट लोब्स में सेम साइन होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज डी एक्स वाई। नाउ डी वाई जेड, दैट मीन्स द लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल lie in between y and z axis. This is x. हम सेम रख रहे हैं एक्सिस को ताकि आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए. This is y and this is z. Y and z. This is z. This is y. This is one is also y. तो y z के बीच में y z इस टाइप से. ओके. Now next one is zx or zx. dzx. अब लोब्स किन के बीच में लाई करेंगी? x y z. z और x के बीच में. तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे इन्हें? ये रहा z, ये रहा x, ये एक ही एक्सिस है, ये y. तो z और x के बीच में एक लोब बनाइए. ये बना दिया आपने. और ये z है, ये x है. एक लोब यहां. टोटल अपोजिट साइन सिमिलर होता है इन केस ऑफ डी. नेक्स्ट वन इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. एक्स वाई. इन केस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स, लोब्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स लाई ऑन द एक्सिस. इन दोनों ऑर्बिटल्स की लोब्स कहां लाई करेंगी? ऑन द एक्सिस. एक्सिस के बीच में लाई नहीं करेंगी, एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी. तो एक्स है and y. This one is dx square y square and next is dz square. So dz square, suppose this one is z, this is x and this is y. तो एक लोब होगी z एक्सिस पर और एक रिंग होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा xy प्लेन में. ठीक है. सपोज एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, दिस वन इज z. और ये तीन एक्सिस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के. तो z ऑर्बिटल कहां लाई करेगा? dz स्क्वायर का z एक्सिस पर. और एक जो xy प्लेन है इसमें रिंग होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की. तो दिस वन इज dz स्क्वायर. तो आपको ये पांचों ऑर्बिटल्स की शेप क्लियर हो गई है. xy yz zx की एक्सिस के बीच में लोब्स लाई करती हैं और x स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर की एक्सिस के ऊपर लाई करती है. क्लियर हुआ? पहले से ड्रॉ करो जल्दी से. चलो पॉज करके ड्रॉ करो फटाफट. अब ध्यान से देखिए. ये मेटल एटम है या मेटल आयन है? और क्लियर बना लेते हैं थोड़ा. Suppose this one is x axis, this one is y and this one is z. तो देखो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे की परपेंडिकुलर है. ठीक है. किसका है ये? मेटल एटम का या आयन का. तो जो x स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल्स है वो कहां लाई करेंगे? इस तरह से. और dz स्क्वायर कैसे लाई करेगा? ऑन द z एक्सिस. और एक रिंग करंट होगा कहां? xy प्लेन में. तो ये आपने बना दिया है मेटल के ऑर्बिटल्स का फिलहाल डायग्राम. ओके. अब ये फ्री स्टेट में मेटल एटम है. फ्री स्टेट में क्या है? मेटल एटम या मेटल आयन. तो अभी तो ये 5 के 5 जो ऑर्बिटल्स थे, 5d ऑर्बिटल्स, इन सब की एनर्जी कैसी है? इक्वल एनर्जी है. और कौन सी स्टेट है? डीजेनरेट स्टेट है. लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, अब देखो पहले लिगेंड आए, लिगेंड एक्सिस पर ही आते हैं. ठीक है. तो लिगेंड जैसे ही अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कुछ की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. दोबारा देखो, मैं आपको एक मॉडल के थ्रू समझा देती हूँ कि डी होता कैसे है. देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें. ओके, ये सारी चीजें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में. ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. देखो 4 लोब्स ऐसे है. कहां है? x y और ये कैसी एक्सिस है? z एक्सिस.
तो 4 कहाँ है लिगेंड, आपको पहले पढ़ाया था ना, 4 लिगेंड एक प्लेन में लाई करते, तो देखो ये प्लेन है, ठीक है, और एक अबव द एक्सिस, एक बिलो द एक्सिस, ये शेप थी। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड, और एक्स वाई वाई जेड कहाँ है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अब लिगेंड आया इस डायरेक्शन में, लिगेंड आया इस डायरेक्शन में। अब इन मेटल के जो ऑर्बिटल्स है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, you have 5d orbitals, और इन सबकी एनर्जी कैसी है, इक्वल एनर्जी है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। जैसे ही लिगेंड अप्रोच किए इनकी तरफ, तो सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड आया, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी सबकी पांचों की पांचों क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इस टाइप से। देखिए ये डी ऑर्बिटल्स है, लिगेंड अभी अप्रोच कर रहे हैं सिमेट्रिकली, ठीक है। तो पूरी की पूरी ऑर्बिटल्स की कुछ एनर्जी इंक्रीज हुई, क्योंकि रिपल्शन आप पूरा फील कर रहे हैं। तो जब सिमेट्रिकल फील्ड होगा, या कह सकते हो सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड, तो उस केसेस में फिर से थोड़ी सी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो आपने क्या किया, इनको थोड़ा सा अबव लेवल पे बना दिया इन डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है। अब देखिए, अब ये ऑर्बिटल्स यहां लाई कर रहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, तो लिगेंड अगर यहां से आया जेड एक्सिस के ऊपर, तो जेड वाला ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला भी ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, क्योंकि लिगेंड आ रहे हैं कहां से, एक्सिस पे, और एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स ही ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारा इस केस में क्या हुआ, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल बन गए, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। 2 सेट में ये ब्रेक हो गया, ये टोटल डी ऑर्बिटल्स 5 है। अब 2 सेट बने T2G एंड EG, क्या बोलते हैं, T2G और EG। तो शुरुआत में कैसा है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ही लिगेंड अप्रोच किए तो थोड़ी एनर्जी सबकी इक्वली इंक्रीज हो गई, लेकिन जैसे ही लिगेंड प्रॉपर्ली अपने एक्सिस पे आए तो 2 सेट में डिवाइड हो गए, T2G एंड EG। ये EG वाले ऑर्बिटल्स कौन से हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz। क्यों इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, बिकॉज ये ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं फ्रॉम इनकमिंग लिगेंड फील्ड, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और लिगेंड भी एक्सिस पर ही आ रहे हैं, तो इनमें ज्यादा रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज। देखो ध्यान रखो, जब भी एनर्जी इंक्रीज होगी ना, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, और अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो ये इनमें रिपल्शन बढ़ा, स्टेबिलिटी घटी, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज, और इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, dxy, dyz एंड dzx। तो हमने क्या किया, एक इनका बेरी सेंटर बोलते हैं इसे, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी हो गई इंक्रीज, और ये टोटल 2 सेट में डिवाइड हो गए, T2G एंड EG। T2G में कितने ऑर्बिटल्स बेटा, 3, EG में कितने, 2। और ये जो एनर्जी का गैप है यहां मिडिल पॉइंट से होगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा O। क्या बोलते हैं आप इसे, डेल्टा O। और ये लाइन क्या है, बेरी सेंटर, ओके। तो जो डेल्टा O, इस बेरी सेंटर से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया, स्टेबलाइज, बिकॉज इनकी एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज। बेरी सेंटर से ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज। तो इस टोटल एनर्जी गैप को बोलते हैं डेल्टा O। और ये डेल्टा O क्या है, इसे नोट डाउन करते रहना साथ साथ। डेल्टा O क्या है बेटा, डेल्टा मतलब चेंज, या दैट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन
एनर्जी, crystal field stabilization energy, and this O stands for octahedral complexes. In case of octahedral field, जो एनर्जी का गैप है उसे आप बोलते हो डेल्टा O. ओके, अब कुछ ऑर्बिटल्स क्या है इस लेवल से नीचे हैं, उसका मतलब क्या है, ये स्टेबिलाइज हुए हैं. कितने स्टेबिलाइज हुए हैं? -0.4 डेल्टा O. ये जो ऑर्बिटल्स है कितना स्टेबिलाइज हुए? -4 डेल्टा O. और ऊपर वाले कितने डीस्टेबिलाइज हुए? 0.6 डेल्टा O. नीचे -0.4 डेल्टा O, ऊपर वाले कितने हो गए? 0.6 डेल्टा O. ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, इसलिए मैंने माइनस लगाया. और इनकी एनर्जी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, इसलिए मैंने प्लस लगाया. तो 0.6 डेल्टा O, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई दो ऑर्बिटल्स की, और इन तीन की एनर्जी डिक्रीज हो गई कितनी? -0.4 डेल्टा O. तो डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी. और ये कभी कभी डी क्यू में भी आप इसे रिप्रेजेंट करते हो. तो डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ. डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ. तो अब ये कितना हो जाएगा? 4 DQ. और ये कितना हो जाएगा? 6 DQ. That means these three orbitals are stabilized by 4 DQ. और these two orbitals are destabilized by 6 DQ. क्लियर है? और इसे कितना लिख सकते हैं आप? 2/5 डेल्टा O. क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2/5 डेल्टा O. और इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं 3/5 डेल्टा O. 3/5 डेल्टा O. क्लियर है? मैं रिपीट कर रही हूं, एक बार आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है? ओके बेटा, नोट डाउन करिए इसे जल्दी से. रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना. थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ गया होगा. क्या करना है, देखो हमारे पास एक मेटल है, एक लिगेंड है. सेंटर में क्या है? मेटल, उससे लिगेंड आ रहे हैं. अब मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल भी है, एस ऑर्बिटल भी है, पी भी है. लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डी ऑर्बिटल्स के बारे में. 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5. dxy, dyz, dzx. इन 3 ऑर्बिटल्स की लोब्स लाई करेंगी एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन एक्सिस. और x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर की लोब्स लाई करेंगी ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी. तो अब तक तो ये सबकी एनर्जी, इन तीनों के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी थी? इक्वल, जब कोई लिगेंड नहीं था. बट जैसे ही कोई लिगेंड आया, लिगेंड के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स है, अपना फील्ड है, तो क्या होगा उस केस में? ये जो इनकमिंग लिगेंड फील्ड है, इस पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स की 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है. तो शुरुआत में क्या था? कम है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, 5 की एनर्जी इक्वल है. अभी भी इक्वल है, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई जब सिमेट्रिकल फील्ड आ रहा था, स्फेरिकल वे में. लेकिन जैसे ही ये लिगेंड अलाइन हुए एक्सिस पर, ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस पे ही तो आता है लिगेंड. ऐसे नहीं बनाते हो आप ऑक्टाहेड्रल को, इस टाइप से. मेटल यहाँ, लिगेंड ये, तो एक्सिस ही तो है ये एक्स वाई, ये जेड एक्सिस. तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच किए इस मेटल की तरफ, कहा? ऑन द एक्सिस, तो कुछ ऑर्बिटल्स जो इसके बिल्कुल डायरेक्ट लाइन में थे, वो ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं. लाइन में कौन कौन से थे? जिनकी लोब्स एक्सिस पे लाई कर रही थी. ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर. तो ये ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे और इनकी एनर्जी रिपल्शन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज एनर्जी होना डीस्टेबलर होता है और घटना एनर्जी का स्टेबलाइजेशन होता है. ओके, तो आपका अब जो 5 सेट था ऑर्बिटल्स का, अब वो 2 सेट में टूट जाएगा. यानी कि जो 5 ऑर्बिटल्स का एक सेट था, ये फर्दर 2 सेट्स में डिवाइड हो जाएगा. एक सेट जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, एक सेट जिसकी एनर्जी डिक्रीज हुई. तो ये जो एवरेज लेवल है बीच वाला, इसे बोलते हैं बैरी सेंटर. अब कुछ एनर्जी डिक्रीज हुई, कुछ एनर्जी इंक्रीज हुई, तो ये तीनों के तीनों क्या हुए? स्टेबिलाइज्ड. और ये दोनों क्या हुए हैं? डीस्टेबिलाइज्ड. तो टोटल गैप बोलते हो आप डेल्टा O. डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, दिस इज द CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोल देते हैं इसे. ओके, जितनी एनर्जी कम हुई इन 3 ऑर्बिटल्स की, उसको आप -4, -0.4 डेल्टा O लिखते हो. जिनकी इंक्रीज हुई है उसे बोलते हैं 0.6 डेल्टा O. ओके, डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ
तो आप कितनी बोलते हैं -4 डेल्टा ओ, तो इसे आप और क्या बोल सकते हो 4dq माइनस में 0.6 डेल्टा ओ, इसे आप क्या बोल सकते हो 6dq। तो टोटल ऐड करो 4dq और 6dq कितना हो गया टोटल 10dq हुआ ना। माइनस साइन जस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज करने को हम माइनस लिख रहे हैं और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। ओके, और इसमें में क्या लिख सकते हैं कि these three orbitals are destabilized by 2/5 delta O and this is 3/5 delta O. ओके, क्लियर है? आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, एक बार बुक से रीड करना, ये क्लियर हो जाएगा। दिस इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले सारे के सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, देन जैसे लिगेंड आया इसकी डीजनरेसी ब्रेक हो गई, मेटल ऑर्बिटल की डीजनरेसी ब्रेक हो गई। डीजनरेसी का मतलब सबकी बराबर एनर्जी, और डीजनरेसी ब्रेक होने का मतलब अब सबकी इक्वल एनर्जी नहीं है, कुछ की इंक्रीज हुई है कुछ की डिक्रीज। इंक्रीज किस किस की हुई, केवल दो ऑर्बिटल्स की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और डिक्रीज किसकी हुई, जो डायरेक्टली लिगेंड की लाइन में नहीं थे। लिगेंड जिस डायरेक्शन, अब मैं इस डायरेक्शन से जा रही हूँ, ठीक है, सपोज लिगेंड है, यहाँ मेटल है, तो डायरेक्टली जो मेरे लाइन में आएगा रिपल्शन उसमें पड़ेगा, और जो साइड में है उनसे तो कोई इंटरेक्शन है नहीं, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल एनर्जी के गैप को बोलते हो डेल्टा ओ। दिस इज CFSE। जितनी डिक्रीज हुई है -4 डेल्टा ओ, कितनी इंक्रीज हुई है 0.6 डेल्टा ओ। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होगा, अभी एक सेंटेंस हमने बोला था, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड ऑल 5, ये 5 FIV लिखो, 5 d orbitals are degenerate, all 5 d orbitals are degenerate, that is they have equal energy। इन सबकी एनर्जी कैसी है, इक्वल है। But in presence of ligand, degeneracy no longer exists, और degeneracy क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। Now these orbitals break into 2 sets। कितने सेट्स में ब्रेक हुए, 2 सेट्स। क्या बोलते हैं, T2G एंड EG। क्या बोलते हैं इन सेट्स को, T2G एंड EG। T2G में कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल, और बचे हुए EG में कितने, 2 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX। और EG में कौन कौन से ऑर्बिटल, DX2, Y2 एंड DZ2। तो ये 3 ऑर्बिटल्स कैसे हुए, स्टेबिलाइज्ड। कैसे हुए, स्टेबिलाइज्ड। कितने, -4 डेल्टा ओ। कितना स्टेबिलाइज हुआ हर ऑर्बिटल, -4 डेल्टा ओ। और ये तीनों दोनों कैसे हुए, डीस्टेबिलाइज्ड, मतलब इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितनी, 0.6 डेल्टा ओ। और आपको तो पता है सिंस 1 डेल्टा ओ इज इक्वल टू 10 DQ, तो आप इसे और क्या लिख सकते हो, 6 DQ, और इसे क्या लिख सकते हो, -4 DQ। क्लियर है? ये था अब तक का समरी। और डेल्टा ओ है क्या, वैसे डेल्टा ओ इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। अभी फुल फॉर्म भी लिखी थी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हो, एवरेज वैल्यू को बेरी सेंटर। क्लियर है? ये सब आपने लिख लिया, अब इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके बच्चे। अब देखो, यहां से आपको एक पॉइंट पता चला कि जैसे ही कोई लिगेंड आएगा ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। अब लिगेंड तो बहुत सारे हैं, है ना, कौन से हैलाइड्स हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और कौन से थे, सल्फर वाले पढ़े थे आपने, थायोसाइनेटो, सल्फिडो, अमीन पढ़ा था, वाटर का पढ़ा था, एक्वा जिसे बोलते हो, हाइड्रोक्सो पढ़ा, इथिलीन डायमीन, EDTA पढ़ा,
CO पढ़ा, CN पढ़ा, तो बहुत सारे लिगेंड पढ़े। तो अब आपको क्या देखना कि कितना ही कम हुआ, कितना गैप कितना रहता है। इस गैप को कौन डिसाइड करता है? लिगेंड डिसाइड करता है। तो कुछ लिगेंड क्या होता है, इसे ज्यादा स्प्लिट कर देते हैं, कुछ क्या होता है इसे कम स्प्लिट कर पाते हैं। ओके, ध्यान से देखिए। The magnitude of CFSE, the magnitude of CFSE depends on the strength of ligand, depends on the strength of ligand. जो लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ लिगेंड कैसे है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है कि वो मेटल के ऑर्बिटल के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे। तो इंटरेक्शन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब अच्छी तरह इंटरेक्शन किया तो ये गैप भी उतना ही ज्यादा हुआ, है ना? क्या हुआ? ज्यादा इंटरेक्शन होने से ज्यादा स्प्लिटिंग हुई। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? कॉज, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? कॉजेज मोर स्प्लिटिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। एंड CFSE दैट इज डेल्टा O की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा, हाई। अगर लिगेंड वीक है, अगर वीक लिगेंड है, दैट मीन्स स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है वो मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ, तो वो लेस स्प्लिटिंग कर पाएगा, ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा। मतलब ये गैप कितना है? देखो ये जो गैप बना, ये डेल्टा O, ये क्या था? ज्यादा था इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने स्ट्रांगली इंटरेक्ट किया, स्ट्रांगली इसके बीच में गैप बन गया। अगर लिगेंड वीक है तो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं करेगा और ये जो गैप है ये भी कम होगा। तो गैप कम है ना, किस केस में? डेल्टा O की वैल्यू क्या है? लेस, अगर वीक फील्ड लिगेंड है। तो हमारे पास दो लिगेंड आए, एक वीक लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है विद मेटल ऑर्बिटल्स, causing the more splitting of d orbitals, जिसकी वजह से डेल्टा O क्या हो गया? ज्यादा। भाई ये जितना स्प्लिट होगा उतना ही तो इसका गैप ज्यादा होगा डेल्टा O का। और अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा, कम स्प्लिट होगा और डेल्टा O क्या होगा? कम हो जाएगा। तो दो टर्म्स आई हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। तो हमारे पास एक सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं हम? लिगेंड को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे नोट डाउन कर लेना बच्चे। नेक्स्ट टर्म इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या करते हैं? लिगेंड्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर CFSE वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं? लिगेंड्स को अरेंज कर रहे हैं, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर CFSE वैल्यू, कि कौन कितना स्प्लिटिंग कर पाएगा, कितनी CFSE वैल्यू होगी, उनके बेसिस में हमने लिगेंड की एक टेबल, एक सीरीज तैयार करी है। ओके, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो मेटल एक ही है, जैसे उस दिन हम पढ़ रहे थे ना निकेल वाला, कि निकेल के पास सपोज CN भी आया, क्लोरो भी आया, वाटर भी आया। तीनों के केस थोड़ा डिफरेंट था, अभी थोड़ा देखो और डिटेल करने वाले हैं। तो ये तीनों लिगेंड डिफरेंट हैं, तो तीनों ही निकेल के ऑर्बिटल्स को अलग अलग वे में डिवाइड करेंगे, कोई ज्यादा स्प्लिट कर पाएगा, कोई कम स्प्लिट कर पाएगा। तो उस सीरीज को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो है क्या? I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O4 माइनस 2, O माइनस 2, H2O। ओके, यहां तक पहले देखो, I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O4 माइनस 2, O माइनस 2, H2O, देन NCS माइनस,
EDTA -4, EDTA -4 पता है ना क्या होता है, CH2N CH2N और CH2CO- 4 बार होता है। NH3 EN NO2- CN- एंड CO। तो हमने क्या किया, एक सीरीज बनाई, और जैसे जैसे आप सीरीज में इस साइड बढ़ रहे हो, देखो ये इसके बाद ही कंटिन्यूएशन है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो सीरीज में, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये वाले जो लिगेंड्स है CN- CO-, ये कैसे लिगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये वाले लिगेंड कैसे हैं, वीक लिगेंड है। तो मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा क्या कराएंगे, स्प्लिटिंग, वीक लिगेंड कम स्प्लिटिंग कराएंगे, बिकॉज इनका इंटरेक्शन कम होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, सपोज CO, CN-, NO2-, EN स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन, NH3 EDTA NCS। जनरली हम H2O को बॉर्डर लाइन मानते हैं, H2O से सब इधर वाले इंक्लूडिंग H2O कैसे हैं, वीक लिगेंड है। इनफैक्ट NH3 भी कभी कभी स्ट्रॉन्ग की तरह करता है, कभी कभी वीक की तरह, तो इसे भी एक्चुअल में से बॉर्डर लाइन माना जाता है, बट कुछ बुक्स में से मेंशन कर रखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो हमेशा स्प्लिटिंग ज्यादा करता है, बट कभी ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, कभी ये वीक की तरह। तो आपको लास्ट टाइम VBT में भी पढ़ाना आपने कि कभी तो ये पेयरिंग करा देता था, कभी पेयरिंग नहीं कराता था। तो इसका केस थोड़ा सा बॉर्डर लाइन वाला है। और इसके राइट साइड वाले कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग, लेफ्ट साइड वाले कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड। So this is spectrochemical series, the arrangement of ligands on the basis of their strength, crystal field, stabilization energy। तो राइट साइड वाले कैसे स्ट्रॉन्ग, पीछे वाले कैसे हैं वीक। तो इसे नोट डाउन कर लो पहले आप लोग, ओके। अब अगर एक क्वेश्चन करें हम, क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ligand will have highest delta O, इनमें से किसकी डेल्टा O सबसे ज्यादा है, और ऑप्शन दे देते हैं CN-, NH3, H2O, क्लोरो, ये ऑप्शन है। तो सबसे ज्यादा डेल्टा O कौन करेगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ CN। तो इसका केस में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग, और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा डेल्टा O की वैल्यू। तो सबसे वीक लिगेंड कौन है, Cl- इस केस में, और वो सबसे कम स्प्लिटिंग कर पाएगा, लेस सबसे कम स्प्लिटिंग है, लेस स्प्लिटिंग है। तो डेल्टा O की वैल्यू भी क्या होगी, इसकी लीस्ट होगी इन चारों केसेस में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, CFSC वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो नोट डाउन कर लो आप इस सबको, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ CFSC वैल्यू। बेटा एक बार समझ में ना आए तो 2 बार रिपीट कर लेना वीडियो को, बट टॉपिक क्लियर करना प्रॉपर्ली। और ये इजी है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकता है, बट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ CFSC वैल्यू, कि CFSC को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं, देखो मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं, ये डी ऑर्बिटल्स, ये कैसे स्प्लिट हुए थे, 2 सेट में। कौन कौन से, T2G एंड EG, और इस गैप को आप क्या बोल रहे थे, डेल्टा O। T2G EG, T2G dxy dyz dz², और EG में x² y² एंड dz²। ओके,
अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो बीच में क्या है, एवरेज वैल्यू यानी कि 0, और डिस्टेबलाइज कितना हुआ ये -0.4 डेल्टा ओ, सॉरी स्टेबलाइज कितना हुआ -4 डेल्टा ओ, और ये कितना डिस्टेबलाइज हुआ 0.6 डेल्टा ओ। तो आपको कैलकुलेट या तो डीक्यू में कर सकते हो या डेल्टा ओ में। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 डी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएगा, D1 से D9 मेन है ना, D10 में तो पूरा 0 हो जाएगा ना। चलो D10 का भी केस बता दूंगी मैं आपको, D1 से D9। तो अब दो तरह के केस बनेंगे, एक तो क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और एक केस कैसा बनेगा वीक लिगेंड का। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, बोलो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्प्लिटिंग ज्यादा है, इसकी स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग इज लेस। ध्यान से देखो, देखो पहले मैं आपको एक केस समझा देती हूं। यहां हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उनको गवर्न कौन करते हैं, दो चीजें, दो फैक्टर होते हैं। एक क्या होती है CFSC, एक वैल्यू क्या होती है CFSC, दैट इज डेल्टा ओ, और दूसरी एक एनर्जी और इन्वॉल्व होती है पेयरिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी पर बच्चा, पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसे आप किससे दिखाते हो, P से दिखाते हो। देखो ये क्या चीजें हैं, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या सेट है T2G, ये कौन सा सेट है Eg, तो आपने क्या किया 1 2 3, ये तो सिंपल था। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया तो या तो ये ऊपर जा सकता है या ये नीचे जा सकता है ना, या तो ऊपर चला जाएगा या यहीं पेयर हो जाएगा। तो दो चीजें इन्वॉल्व हुई, एक तो हुई CFSC, एक हुई पेयरिंग एनर्जी P। बहुत ध्यान से समझना इसे, CFSC पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। मान लो स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, डेल्टा ओ ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। तो दो केसेस बने, एक केस क्या है, इसके बाद यहां लिख रही हूं मैं कि डेल्टा ओ ज्यादा है P से, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी कैसी है, कम है, डेल्टा ओ ज्यादा है, यानी कि ये गैप बहुत ज्यादा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक था, जब ये गैप बहुत ज्यादा है तो क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर पाएगा, यहाँ पहुंच जंप नहीं करना, यहाँ जा पाएगा, नो, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पेयर। तो अगर ये डेल्टा ओ क्या है, कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड केस क्या है कि डेल्टा ओ कम है P से, इसका मतलब ये गैप अब कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, तो पेयरिंग नहीं होगी। मैं इसे दोबारा बताऊंगी जब सारा केस क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हम दो फैक्टर्स को यूज करने वाले हैं, कौन से, डेल्टा ओ एंड P। देखो बेटा, एक विजुअलाइज करो इन चीजों को, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैं बोल रही हूं आपसे, कि बेटा पहले लिगेंड आया, दो सेट में टूट गया, T2G Eg, T2G लोअर लेवल, Eg अपर लेवल। T2G की एनर्जी कम, Eg की एनर्जी ज्यादा। T2G में 3 ऑर्बिटल्स, Eg में 2 ऑर्बिटल। ओके, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जो आप स्कैंडियम से टाइटेनियम वगैरह करके जिंक तक जाते हो ना, मान लो हम 3D की बात कर रहे हैं, तो किसी में D में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, एंड सो ऑन, D9 D10। तो आपके पास D के अलग अलग सिस्टम है। तो आपको देखना है कि अगर ये दोनों केस में स्प्लिट हो रहा है, और एक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड, तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, उसको उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब CFSC वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो CFSC वैल्यू के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो डेल्टा ओ, एक पेयरिंग एनर्जी। सिंपल देख लो, पेयरिंग एनर्जी जो पेयर करने के लिए काम आए, डेल्टा ओ जो इनका गैप है, तो आपको याद कुछ नहीं करना, सिंपल देखो, पेयरिंग क्या है, कम, पेयरिंग करने में एनर्जी क्या लग रही है, कम, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग में कम एनर्जी लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, पेयर। इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो पेयर नहीं होंगे, खत्म। समझ में आया। अगर डेल्टा ओ
और पी में क्या देखना, रिलेशन। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी कम तो पेयरिंग हो जाएगी, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। और मार्कर आपका हो गया है डल बहुत ज्यादा, मैं दूसरा मार्कर देख रही हूँ, फटाफट से नोट डाउन कर लो तब तक आप। चलिए अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। वन बाय वन सारे सिस्टम वो पढ़ेंगे स्टडी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड डेल्टा ओ ज्यादा, वीक लिगेंड डेल्टा ओ कम। तो देखो पहला केस है D1 का, D1 स्ट्रॉन्ग फील्ड, D1 वीक फील्ड, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां। और वीक के केस में भी EG T2G, ये गैप कम होता है, इस केस में गैप ज्यादा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनी, T2G, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन 1, और EG में कितने हैं, EG में 0, T2G 1 EG 0, इसमें भी क्या हुआ, T2G 1 EG 0, ये तो दोनों सेम हो गया। तो D1 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे वीक लिगेंड आए, दोनों में सेम तरह से ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब CFSE निकालो, CFSE में कितना डिस्टेबलाइज होता है, कितना स्टेबलाइज होता है एनर्जी, नीचे वाले की T2G की कितनी होती है, -0.4, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो कितना आ गया -0.4 डेल्टा ओ, कितना आया है -0.4 डेल्टा ओ। इसकी CFSE निकालो, इसमें भी T2G में इलेक्ट्रॉन, T2G की कितनी एनर्जी होती है -4, और कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये भी कितना हो गया -4 डेल्टा ओ। दोनों का केस सिमिलर हो गया। अगर हम DQ में कहें, DQ, तो DQ में कितनी होती है -4 DQ T2G की, और कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो कितनी होगी -4 DQ। इस केस में भी कितनी होगी -4 DQ। क्लियर है। सेकंड केस लेते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन, D2 इसमें भी D2 इसमें भी, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन और फिल करो, सिमिलरली इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो ये तो सेम है दोनों केसेस में, क्या है T2G 2, T2G में कितने 2, EG में कितने 0, सिमिलरली T2G 2 EG 0। एनर्जी निकालो CFSE में, DQ डेल्टा O या DQ किसी में भी निकाल सकते हो, सपोज डेल्टा O में निकाल लेते हैं, या DQ किसी में भी निकालो, एक ही बात है, DQ थोड़ा इजी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, किसमें है T2G में, T2G की एनर्जी कितनी -4 DQ, तो ये कितनी आ गई -8 DQ, कितनी आई है -8 DQ। इसकी भी देखो सेम ही आएगी, 2 × -4 दैट इज -8 DQ। अब थर्ड केस देखो D3 में भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया, ये भी सेम है। तो D1 D2 D3, T2G3 EG0, स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहे वीक फील्ड, D1 D2 D3 में सेम ही एनर्जी रहेगी, -4 इज इक्वल टू कितना -12 DQ और -1.2 डेल्टा O, इसमें कितना आएगा -0.8 डेल्टा O। इसकी भी CFSE कितनी हुई, सिमिलर हो गई, 3 × -4 DQ दैट इज -12 DQ और -1.2 डेल्टा O, सेम ही है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग वीक का कोई असर पड़ता ही नहीं है। D1 D2 D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इफेक्ट कब होगा, अब देखो, अब हम केस करते हैं D4 का, ठीक है, तो इसे लिख लो कॉपी में। नेक्स्ट केस है D4। अभी तक तो कोई चेंज आया नहीं है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का, चलिए आप करके देखते हैं कुछ असर होगा कि नहीं। देखो नेक्स्ट केस इज D4, फोर्थ केस है D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड और D4 वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब डेल्टा O बहुत ज्यादा है, डेल्टा O बहुत ज्यादा, तो जब ये गैप बहुत ज्यादा, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच पाएगा, नो, तो पेयरिंग हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। इसमें डेल्टा ओ कम है, कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो डेल्टा ओ कम, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहां दो ऑर्बिटल्स बनाने थे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चला जाएगा। तो देखो D4 के केस में डेल्टा ओ अगर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को वो यहां पेयर करा देगा। बट वीक लिगेंड पेयर नहीं करा पाता तो ऊपर पहुंच जाता है। तो अगर आपको ये याद ना रहे ना डेल्टा ओ की वैल्यू, तो सिंपल याद करो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लीड्स टू पेयरिंग, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पेयरिंग कराएगा, बस इतना याद रख लो। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करा देगा, पेयरिंग, तो पेयरिंग हो गई, वीक लिगेंड में ऊपर पहुंच गया। अब देखो एनर्जी पे कोई चेंज हुआ कि नहीं, तो CFSC अगर हम निकालें, बहुत डर मार्कर हो गया, आप एक सेकंड वेट कर सकते हो बेटा, इसे नोट डाउन कर लो और खुद से इनकी CFSC निकालो, जल्दी से इनकी CFSC कैलकुलेट करो बेटा, जल्दी से। यस, हो गया बेटा, हो गया बच्चे, जल्दी से देखिए। अब देखो CFSC कितनी हुई, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स, T2G में 1 2 3 4, तो 4, EG में कितने, 0, एनर्जी निकालो, 4 DQ में कितनी होती है, -4 DQ, ऊपर कोई है, नो, तो कितनी होगी, -16 DQ और -1.6 डेल्टा O, निकल आई। अगर D4 का केस है वीक फील्ड में, वीक लिगेंड कभी पेयरिंग नहीं करा सकता, तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, ऊपर। अब कॉन्फिगरेशन देखो क्या बनी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो T2G 3, EG में कितने, 1, EG 1, तो अब CFSC निकालो, 3 इंटू -4 DQ प्लस ये कितना इंक्रीज होता था, 6 DQ, 1 इंटू 6 DQ, तो कितनी हुई, -12 प्लस 6, कितनी हुई टोटल, -6 DQ, कितनी हुई, -6 DQ और -0.6 डेल्टा O। किसकी वैल्यू ज्यादा है, 16 DQ की या 6 DQ, बेटा माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन में घटना वटना नहीं है, माइनस साइन जस्ट ये दिखा रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हुई है, यानी कि ज्यादा स्टेबल हुआ है। एक 16 DQ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, 16 DQ और 6 DQ, किसकी वैल्यू ज्यादा एनर्जी की, इस केस में तो CFSC वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। और जब भी CFSC जितनी ज्यादा उतना ही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, मैं रिपीट कर रही हूँ, जितनी CFSC वैल्यू ज्यादा उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, अगर D4 केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, क्योंकि उसमें CFSC वैल्यू ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट केस देखिए क्या है, देखो फिफ्थ केस है D5 का। D5 आप कर लेंगे, दोबारा बना देती हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, कितने इलेक्ट्रॉन से, 5, 1 2 3, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग, तो 4 5। अब क्या कॉन्फिगरेशन बनी, T2G 5 EG 0। नेक्स्ट केस देखिए, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, 5 भरो, 1 2 3 4 और एक यहां आ गया 5, तो कॉन्फिगरेशन बनी इस केस में T2G 5 EG 0। इस केस में क्या बनी कॉन्फिगरेशन, T2G 3 EG 2। अब CFSC जल्दी से निकालो बेटा सबकी, 5 इंटू -4 DQ दैट इज -20 DQ। इस केस में कितनी होगी CFSC, 3 किसमें, T2G में, T2G की कितनी एनर्जी होती है, -4 DQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, EG में, EG की कितनी होती है, 6 DQ। तो ये कितना हुआ, -12 प्लस 12 दैट इज 0। CFSC अगर D5 सिस्टम है वीक फील्ड का, तो CFSC कितनी है, 0, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कितनी है, 20। तो D5 केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0 DQ, इसकी कितनी है, 20 DQ। चलो नेक्स्ट केस करते हैं 6, दैट इज D6। D6 का करिए, एक और इलेक्ट्रॉन आया, 1 2 3 4 5
6। इस केस में क्या हुआ 1 2 3 4 5, छठा तो पेयर ही होगा ना, सिक्स्थ वाला, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनी T2G 6 EG 0। इस केस में क्या बना T2G कितने हैं 1 2 3 4 4 EG 2। तो आप अब CFSC कैलकुलेट कर लेना बेटा, कितनी आएगी 6 इंटू -4 दैट इज -24 DQ, और डेल्टा O में लिखोगे तो 2.4 डेल्टा O। और इस केस में क्या होगी आपकी 4 इंटू -4 DQ प्लस 2 इंटू 6 दैट इज -16 प्लस 12 दैट इज 4 DQ और 0.4 डेल्टा O। तो किसकी वैल्यू ज्यादा 24 के 4 24, तो ये होगा D7। अपने आप से करो बेटा 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये पेयर अप हो चुके हैं, अब तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो D7 में क्या होगा कॉन्फिगरेशन T2G 6 EG 1। इसकी CFSC निकालो 6 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 6, तो ये कितना हुआ 24 प्लस 6 कितना आया -18 DQ और -1.8 डेल्टा O, यानी कि 1.8 आई है डेल्टा O में और 18 DQ आई है। D6 का केस निकालो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 में क्या होगा ये यहां पेयर हो जाएगा, तो T2G 5 EG 2 T2G 5 EG 2। अब बेटा आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो, तो 5 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 20 -20 प्लस 12 दैट इज 8 DQ -8 DQ और 0.8 डेल्टा O। तो ये हमने क्या की है D1 से लेके D7 तक कैलकुलेट की है CFSC वैल्यूज, और आप अपने कॉपी में फटाफट से बिना देखे नोट डाउन करो। चलो बिना देखे नोट डाउन करिए बेटे। अब देखो जो नेक्स्ट केसेस बनेंगे D8 D9 D10, उसमें क्या होगा D8 D9 D10। आप इन्हें खुद से भी निकाल सकते थे बेटा, मुझे बार बार एक एक चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट केस है D8, इसका भी क्या है D8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 कैसे भरते हैं, देखो वीक फील्ड में कैसे भरते हैं, पहले एक एक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। तो D8 में क्या है T2G में कितने 6 EG में कितने 2, इसमें भी T2G में कितने 6 EG में 2, तो सेम है कॉन्फिगरेशन, स्ट्रॉन्ग वीक में दोनों में सेम है। और अगर D9 का केस ले तो 8 हो गए, 9th इलेक्ट्रॉन यहां पेयर हुआ, इसके भी कितने हो गए 8 हो गए, 9th यहां पेयर हुआ, दैट इज ये भी सिमिलर होगा कितना T2G 6 EG 3, इसका भी कितना T2G 6 EG 3 और 10 D10 यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये तो कंप्लीट हो ही गया है। T2G 6 EG 4 T2G 6 EG 4, इस केस में कितनी आएगी 0 CFSC आएगी, इस केस में भी कितनी आएगी 0 CFSC। क्लियर है, इनकी CFSC आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक एक सिस्टम का D1 से लेके D9 सिस्टम तक CFSC वैल्यूज कैलकुलेट की इन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड इन वीक फील्ड। क्लियर हुआ, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो देखो पता कैसे करोगे D1 D2 होता कैसे है, पता कैसे करोगे, पहले उसे नोट डाउन कर लो, फिर आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि पता कैसे करोगे आप लोग। ओके, एक टर्म और बता देते हैं आपको, ये है आपके 5 d ऑर्बिटल्स, ये कैसे ब्रेक हुए T2G एंड EG, ठीक है। तो
दोनों सिस्टम में बताते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। ये थोड़ा सा हायर बना देती हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। Eg, T2G, Eg, T2G, Eg, क्लियर है। तो CFSC किसमें ज्यादा, डेल्टा O जब कैसा लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा। कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। डेल्टा O कम कब, जब कैसा लिगेंड आएगा, वीक लिगेंड आएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है। याद रख लेना, एक लाइन याद रखो, सब सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग। तो पेयरिंग कराया, सपोज आपके पास है D6 सिस्टम। कैसा सिस्टम है, D6 सिस्टम या D5 सिस्टम ले लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो 1 2 3 ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराएगा तो 4 5। ओके, ये वीक है 1 2 3 4 5। इस केस में कैसा स्पिन बना, देखो सारी स्पिन कैसी है, नीचे ही है। यानी कि देखो कैसे बताते हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में देखो सारी स्पिन नीचे ही रहेंगी, पेयर अप होके कैंसिल कर रही है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बना, लो स्पिन। देखो ये जो प्लस साइन या माइनस साइन स्पिन होती है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स है। बट इसमें देखो सारी स्पिन्स कैसी हैं, पैरेलल है, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो इस केस में कैसा बना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है बच्चे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो आप कैसे याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग करा के कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली कैसे होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसे होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो क्या पेयरिंग होगी, नो। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन। स्पिन कैसी होगी, हाई होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में आ गया, ओके। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताना था इसमें, ये नोट डाउन कर लो पहले। अगर आप इसकी CFSC निकालेंगे, ओवरऑल CFSC, तो साथ में पेयरिंग एनर्जी को भी कंसीडर कर लेना। देखो एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा आपको। इसे भी बना देते हैं दोबारा। ये क्या है, T2G, ये क्या है, Eg, ये क्या है, T2G, ये क्या है, Eg। आपके पास कॉम्प्लेक्स है आयरन का, FeH2O का होल 6 + 3, FeH2O का होल 6 + 3 एंड FeCN6 - 3, FeCN6 - 3। तो ये दो कॉम्प्लेक्स आ गए। अब आपको क्या करना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बेटा, CFT के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन करना है। तो देखो FeH2O का होल 6, मेटल कौन सा है, आयरन। मेटल की स्टेट कौन सी, कैसे निकालोगे, X। वाटर पे तो 0 चार्ज होता है, तो इक्वल्स टू +3। तो आयरन की स्टेट में है +3। इसमें देखो X मानेंगे आयरन का प्लस, कितने लिगेंड है, 6 साइनो, एक लिगेंड पे -1 इक्वल्स टू -3। तो X - 6 इक्वल्स टू -3, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, X इक्वल्स टू +3। दैट इज आयरन दोनों की ही केसेस में किस स्टेट में है, +3 स्टेट में है। ये भी आयरन +3, ये भी आयरन +3। ओके, अब देखो +3 आयरन होता कितना है, 26 एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2। अब आयरन में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे 4s में से, एक जाएगा d में से। तो क्या बन गया, 3d5 4s0। क्या बना, 3d5 4s0। इस केस में भी आयरन +5 3d5 4s0। अब हमारे पास कौन सा सिस्टम आया, D5 सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, D5 सिस्टम है। ध्यान से देखना इसे, D5 सिस्टम। अब मुझे ये बताओ H2O वाटर,
एक्वा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था कि वीक लिगेंड था? एक बार अगर ये टेबल याद नहीं होती तो इतना याद कर लो, ऑक्सीजन डोनर है तो वीक लिगेंड है, और वाटर में ऑक्सीजन डोनर है ना, तो कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड यानी कि ये वाला केस, यानी कि इसकी डेल्टा ओ कैसी है? लेस है। और साइन ओ कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी कि डेल्टा ओ क्या है? ज्यादा। अब इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो FeCN6 का तो ये केस हो जाएगा। तो कैसे फिल करोगे 5 इलेक्ट्रॉन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद करो, पेयरिंग कराता है, तो 1 2, एक तो सारे के सारे डल हो गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। किस केस में है ये? साइनो के केस में। अब मुझे ये बताओ CFSE कितनी हुई? CFSE 1 2 3 4 5, T2G 5, EG 0, तो 5 इंटू T2G की कितनी होती है? -4 dq, EG में तो 0 है ही, तो कितनी होगी? -20 dq। CFSE पता चल गई। अब देखो, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर भी किया गया है। क्या किया गया? 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में भी एनर्जी यूज होती है, तो आप बस इसके आगे ना 2p जोड़ देना। कितनी पेयरिंग हुई है? 2, तो 2p। अगर एक पेयरिंग होती तो कितना लिखते हैं? 1p। तो एनर्जी कितनी होगी CFSE? -20 dq प्लस 2p, बस इतना करना है। अब दूसरा केस है वाटर का। वाटर एक्वा कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो फिल करो 1 2 3 4 5, हो गए, यानी कि T2G 3, EG 2, CFSE कितनी हुई? 3 इलेक्ट्रॉन है T2G में, और एक EG का कितना होता है T2G का? -4, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन थे T2G में, 2 इलेक्ट्रॉन है 2G में, तो 2 इंटू 6, तो ये कितना हुआ? -12 प्लस 6, दैट इज -6 dq। अब कोई पेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन? नो, तो कोई p आपको ऐड नहीं करना। तो दोनों का केस पता चल गया। अभी बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन के हाई स्पिन? सारी स्पिन नीचे ही है ना, दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? देखो बीबीटी में तो आप इलेक्ट्रॉन पेयर फिल करते थे, इसमें कुछ फिल नहीं करना, बस हाई स्पिन लो स्पिन लिख देना CFT के अकॉर्डिंग। अब बताओ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? एक तो है एटलीस्ट, तो पैरामैग्नेटिक। कैसा हुआ? पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? √n इंटू n प्लस 2। n कितना है? 1, तो √1 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5, तो ये भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और म्यू कितना? √5 इंटू 5 प्लस 2, दैट इज 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। ये कैसा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कैसा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो, जब भी अब एक कलर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कलर को ना एक अलग से टॉपिक ले लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो अभी आपने क्या किया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग पढ़ी है। किस केस में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्प्लिटिंग पढ़ी है। तो CFT कलर के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। तो ध्यान रखो, कलर 2 वजह से होता है, एक तो DD ट्रांजिशन, एक चार्ज ट्रांसफर। उसे हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो CFSE है, एक बार वीडियो देखो, समझ में थोड़ा कम आए तो दोबारा से देखो, और फिर आपको क्या करना है? अपनी बुक से अच्छे से थोरोली पढ़ना है इसे, और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। कुछ टाइम बाद ये बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत ज्यादा। क्लियर है? ओके देन, इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच।